So we are starting the new topic, which is called equity investments. उसमें जो फर्स्ट चैप्टर है वो पढ़ना स्टार्ट करें, which is called overview of equity portfolio management. जिसके अंदर हम समझेंगे, वो हमारा फोकस जाएगा इस चीज के ऊपर कि अगर मैं इक्विटी का पोर्टफोलियो डिजाइन कर रहा हूँ, इक्विटी का पोर्टफोलियो, तो क्या किस तरह से उसके बेनिफिट्स होते हैं, क्या किस किन तरीकों से डिजाइन हो सकता है, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट में क्या फर्क पड़ता है, उसके पोर्टफोलियो मैनेजमेंट की कॉस्ट क्या होती है, इनकम्स क्या होती है, मतलब वो हम ओवरव्यू लेंगे इस टॉपिक के अंदर. सो लेट्स स्टार्ट विद दिस टॉपिक नाउ. हमारा जो फर्स्ट फोकस होगा इस टॉपिक के अंदर, दैट वुड बी अबाउट इक्विटी इन्वेस्टमेंट रोल्स. कि इक्विटी में जब इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, वो क्या क्या रोल पूरे कर पा रहा है, मतलब क्या रोल है इक्विटी का, इक्विटी इन्वेस्टमेंट का क्या रोल है, क्या फायदे हैं उसके, क्या नुकसानात हैं उसके. तो लेट्स फर्स्ट गो विद द बेनिफिट्स ऑफ इक्विटी इन अ पोर्टफोलियो. अगर मैं कोई इक्विटी में इन्वेस्टमेंट करता हूँ, अपने पोर्टफोलियो में ऐड करता हूँ, लेट्स सपोज दिस इज माय पोर्टफोलियो, अगर मैं इसमें इक्विटी एडिशन करता हूँ तो मुझे क्या क्या बेनिफिट्स हासिल हो सकते हैं. फर्स्ट इज, कोई भी इक्विटी ऐड करते हो तो उसकी कैपिटल एप्रिसिएशन होती है, जैसे एक लैंड की होती है, एक प्लॉट की होती है, गोल्ड की होती है, ऐसी इक्विटी की भी, किसी भी कंपनी का शेयर है उसकी भी कैपिटल एप्रिसिएशन होती है, मीनिंग उसकी प्राइस ऊपर जा सकती है. अगर कंपनी अच्छा परफॉर्म कर रही, डिमांड अच्छी आ रही शेयर की, तो वक्त के साथ उसकी प्राइस ऊपर जाती है, विच इज वन ऑफ द, यू नो, बहुत एक बड़ा अच्छा बेनिफिट है जो प्रोवाइड करता है ये. तो अगर कैपिटल एप्रिसिएशन चाहता है इन्वेस्टर, ज्यादा से ज्यादा मिले कैपिटल एप्रिसिएशन, तो उसका फिर फोकस होगा कि ऐसी कंपनीज के स्टॉक में, शेयर्स में इन्वेस्ट करे जिनकी ग्रोथ हो, अर्निंग्स में ग्रोथ हो, उनके कैश फ्लोज में ग्रोथ हो, रेवेन्यूज में ग्रोथ हो. तो अगर इफ वी कैन सी कि ग्रोथ आ रही है, तो उन कंपनीज में इन्वेस्ट करें, बिकॉज आगे ज्यादा से ज्यादा कैपिटल एप्रिसिएशन आएगी. अब ये स्मॉल टेक्नोलॉजिकल कंपनीज भी हो सकती हैं, ये लार्ज कंपनीज भी हो सकती हैं, डिपेंड करता है कि उनकी ग्रोथ कितनी चल रही है. वेयर इन द लास्ट 50 years ये देखा गया है कि इक्विटी रिटर्न्स ऑन एवरेज बॉन्ड्स या फिक्स इनकम के रिटर्न से ज्यादा ही रहे. ऑन एवरेज कैपिटल एप्रिसिएशन जो इक्विटी रिटर्न्स में रही है, वो ज्यादा ही रही है इन कंपैरिजन टू बॉन्ड्स, बिकॉज रिस्क ज्यादा है इसमें, रिटर्न भी क्या मिलता है फिर, ज्यादा अचीव होता है. नंबर टू कंपोनेंट इज कॉल्ड डिविडेंड इनकम. ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है इक्विटी के रिटर्न के हिस्से की. तो कंपनी जब एक्सेस कैश फ्लो जनरेट कर लेती हैं, जब भी कंपनीज के पास एक्सेस कैश फ्लो आ जाता है, एक्सेस, तो समझ नहीं आता वो कहाँ इन्वेस्ट करें, उन्होंने इंपॉर्टेंट इन्वेस्टमेंट्स की भी होती हैं, तो वो क्या करती है, उसको डिसाइड करती हैं कि रादर देन री इन्वेस्टिंग, हम क्यों ना डिविडेंड्स की सूरत में इन्वेस्टर को दे दें, हम डिस्ट्रीब्यूट कर दें इन्वेस्टर्स को डिविडेंड्स की सूरत में. हम डिविडेंड्स पेमेंट जो होती है गारंटीड तो नहीं होती बिजनेस की तरफ से, बट बिजनेस एक कमिटमेंट रखता है कि हम आपको कुछ ना कुछ डिविडेंड्स देंगे, और डिविडेंड्स अमूमन अच्छी लार्ज स्टेब्लिश कंपनी से ज्यादा अच्छे डिविडेंड्स मिलते हैं. यूजली जो डिविडेंड यील्ड होता है, विच इज परसेंटेज ऑफ डिविडेंड ऑन मार्केट प्राइस, वो 1 to 3% के दरमियान होता है. थर्ड, जो एक और फायदा देती है इक्विटी इन्वेस्टमेंट, वो है डाइवर्सिफिकेशन. अगर हम इक्विटी सिक्योरिटीज की कोरिलेशन देखें ना विद अदर एसेट क्लासेस, तो हम कह सकते हैं इसका कोरिलेशन होता है लेस देन 1. लेस देन 1 का कोरिलेशन रखती है ये विद अदर एसेट क्लासेस सच एज रियल स्टेट, फिक्स इनकम. इट हैज अ लेस देन 1 कोरिलेशन, विच इज अ गुड साइन. ये रिस्क फिर क्या करेगी, रिड्यूस करेगी आपके पोर्टफोलियो का, इसका स्टैंडर्ड डिविएशन भी आहिस्ता आहिस्ता ये रिड्यूस करेगी. हाउएवर, लेकिन ये देखा गया है कि इसका जो डाइवर्सिफिकेशन बेनिफिट है लिमिटेड है. जब फाइनेंशियल क्राइसिस आ जाता है ना, जब फाइनेंशियल क्राइसिस आ जाता है, तो इसका कोरिलेशन क्लोज होने लग जाता है, बढ़ने लग जाता है विद अदर एसेट क्लासेस.
तो आहिस्ता इसका कोरिलेशन बढ़ने लग जाता है, तो फिर वहां पे इसकी डाइवर्सिफिकेशन जो बेनिफिट है वो आहिस्ता आहिस्ता रिड्यूस होने लग जाते हैं जब भी कोई फाइनेंशियल क्राइसिस आता है। फोर्थ, इन्फ्लेशन हेज। ये कहीं ना कहीं इन्फ्लेशन हेज भी प्रोवाइड करती है। देखा गया है कि दोनों इन्फ्लेशन और इक्विटी रिटर्न्स आपस में पॉजिटिवली कोरिलेटेड होते हैं। तो इक्विटी रिटर्न्स एंड इन्फ्लेशन दोनों आपस में क्या है, पॉजिटिवली कोरिलेटेड है। तो मतलब इन्फ्लेशन बढ़ती है तो कहीं ना कहीं साथ साथ इक्विटी रिटर्न्स भी बढ़ जाते हैं। सो इन्फ्लेशन बढ़ रही है, साथ साथ इक्विटी रिटर्न्स भी देखा गया है इंक्रीज हो रहे हैं। लेकिन ये चीज वेरी करती है विद टाइम एंड कंट्री टू कंट्री, जो ये चीज देखी गई है। क्योंकि कुछ जगह पे जब ये भी देखा गया, जब हाइपर इन्फ्लेशन आती है तो कोरिलेशन बिटवीन इक्विटी रिटर्न्स एंड इन्फ्लेशन रिड्यूस हो जाता है, नेगेटिव की तरफ जाने लग जाता है जब हाइपर इन्फ्लेशन आ रही होती है। तो वहां इतना अच्छा इन दोनों के दरमियान कोरिलेशन नहीं रहता है। साथ ही साथ ये भी देखा गया है, याद करते हैं इकोनॉमिक्स, बिजनेस साइकिल याद करते हैं, जो इन्फ्लेशन है ना वो लैगिंग, इन्फ्लेशन जो है वो लैगिंग इंडिकेटर है। इन्फ्लेशन इज अ लैगिंग इंडिकेटर, मतलब एक साइकिल कंप्लीट हो जाए उसके बाद दिखता है इन्फ्लेशन कितनी हुई हुई कितनी कम हुई हुई। जैसे रिसेशन आ गया है उसके बाद दिखती है कि इन्फ्लेशन पे इम्पैक्ट्स क्या आ रहे हैं। मेरे जो इक्विटी प्राइसेस इटसेल्फ जो है ना वो लीडिंग इंडिकेटर है, वो लीडिंग इंडिकेटर है। लेट सपोज लोगों ने इक्विटी प्राइसेस गिरी, लोगों ने डिमांड छोड़ दी, तो खुद ब खुद वो लीड कर रहा है टुवर्ड्स रिसेशन, फिर जाके इन्फ्लेशन के ऊपर प्रेशर बढ़ता है। तो इस वजह से भी हम कह सकते हैं कि दोनों आपस में परफेक्टली कोरिलेटेड तो नहीं हो सकते, बिकॉज एक है लैगिंग इंडिकेटर और एक है लीडिंग इंडिकेटर। तो आपस में परफेक्ट कोरिलेशन इस वजह से भी नहीं दिखती इनके। तो ये कुछ बेनिफिट्स हैं जो देखे गए हैं जब इक्विटी हम इन्वेस्ट करते हैं, इक्विटी को ऐड करते हैं अपने पोर्टफोलियो में। ऑब्वियस ही बात है, जब भी कोई हम किसी क्लाइंट का, हमारे पास कोई क्लाइंट आया, अगर लेट सपोज हमारे पास कोई क्लाइंट आया और उसने कहा यार मेरे पोर्टफोलियो में कुछ इक्विटी इन्वेस्टमेंट्स कर दो, तो ऑब्वियस ही बात है हम आंखें बंद करके इन्वेस्टमेंट नहीं कर देंगे। हम पहले क्लाइंट की नीड्स को देखेंगे कि इसने इनिशियल पोर्टफोलियो स्टेटमेंट में क्या लिखवाया, इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो स्टेटमेंट में इसने क्या प्लानिंग में लिखवाया, कि इसके कंस्ट्रेंट्स क्या हैं, ये किन इक्विटी में इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहता। कुछ के रिलीजियस बिलीफ्स होते हैं, वो बैंकिंग इंडस्ट्री में नहीं इन्वेस्टमेंट करना चाहते फॉर एग्जाम्पल, कुछ बड़ी कंपनीज में नहीं करना चाहता, कुछ का रिस्क कम है, वो चाहते हैं डिविडेंड इनकम वाली कंपनीज में करो रादर देन ग्रोथ वाली कंपनीज में ना इतना इन्वेस्ट करो। तो ये भी देखना होता है मैं क्लाइंट्स की नीड्स क्या है, उसके कंस्ट्रेंट्स क्या है। तो वी ऑल्सो हैव टू लुक इनटू क्लाइंट इन्वेस्टमेंट कंसिडरेशंस। अब इसके तीन तरीके लुक इनटू करने के। एक है नेगेटिव स्क्रीनिंग, कि आपको जो लग रहा है ना, जो क्लाइंट ने मना किया इन्वेस्टमेंट करने से, पहले वो शेयर्स तो एक्सक्लूड कर दो, अपने चॉइसेस में से वो शेयर्स को एक्सक्लूड कर दो, इसको बोलते हैं नेगेटिव स्क्रीनिंग। एक होती है पॉजिटिव स्क्रीनिंग, कि इंक्लूजन कर लो, कि जो जो अगर जैसे क्लाइंट्स ने जिस चीजों से मना किया हुआ है, तो कुछ चीजों से उसने बोला होगा यार कुछ चीजों को चाहता है इन्वेस्टमेंट करे, जैसे जिसमें एनवायरमेंटल इम्पैक्ट हो, सोशल ईएसजी इन्वेस्टिंग जिसको कहते हैं, इकोनॉमिक एनवायरमेंटल एंड सॉरी एनवायरमेंटल सोशल एंड गवर्नेंस वाली, अगर वो चाहते हैं इन्वेस्टमेंट हो, तो पॉजिटिव में क्या करो, जिसमें चाहता है वो आप निकाल लो बाहर और उनमें से एक चॉइस कर लो। नेगेटिव में क्या था, उनको आप एक्सक्लूड कर दो जिनमें चाहता ही नहीं है और बाकियों में से फिर चॉइस कर लो। थीमेटिक क्या होता है, दोनों का ब्लेंड, या इन अदर वर्ड्स किसी थीम, कोई थीम रखता है दिमाग में, वो उस थीम के मुताबिक कुछ उसकी चॉइसेस है कि उसके विद इन ही आपने इन्वेस्टमेंट करनी है, तो उस थीम के विद इन जो जो शेयर आपको लग रहा है इंक्लूड हो सकता है, उसमें आप वो निकाल लो चॉइस करके, और उसमें से फिर चॉइस कर लो, मतलब वो निकालो सिलेक्शन करके और फिर उसमें से क्या कर लो, चॉइस कर लो। तो तीन टाइप्स ऑफ स्क्रीनिंग हो सकती है, नेगेटिव, पॉजिटिव एंड थीमेटिक। नेगेटिव है कि आप जिसमें नहीं चाहते उसको एक्सक्लूड कर दो। पॉजिटिव है जिसमें चाहता है वो सारे ढूंढो, उनको सिलेक्ट करके फिर उसमें से चॉइसेस करो। थीमेटिक एक थीम बना लो कि क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स वो चाह रहा है, क्या क्या शेयर में हो, उस तरह के शेयर्स आप ढूंढो, उनको सिलेक्ट करो, उसमें से फिर चॉइस करो किन में इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए।
लेट्स मूव फर्दर। अब आ जाते हैं हम लोग इक्विटी इन्वेस्टमेंट सेगमेंटेशन। भाई इक्विटी के जो शेयर्स हैं वो आपस में कैसे सेगमेंटेड हुए हैं, कैसे डिवाइडेड हुए हैं। इक्विटी के शेयर्स तो बहुत सारे हो सकते हैं ना। लेट सपोज ये पूरा एक मार्केट है जहां पे इक्विटी के शेयर्स भरे हुए हैं। अब इसको हम कैसे सेगमेंटेशन करके तोड़ें, कैसे डिवाइड करें। अब एक इन्वेस्टर इन्वेस्ट करने जा रहा है, वो कैसे इसको पहले तोड़े इस चीज को। तो एक तरीका तोड़ने के तीन अप्रोचेस होते हैं। वन अप्रोच इज कॉल्ड साइज एंड स्टाइल। साइज एंड स्टाइल, क्या आप साइज एंड स्टाइल के हिसाब से सेगमेंट कर दो। सर साइज के हिसाब से कैसे करते हैं भाई, ये देखा जाता है साइज के हिसाब से क्या लार्ज कैप है, मीडियम कैप है या स्मॉल कैप है। तो साइज के लिए आपको देखना पड़ता है कि उसका कैपिटलाइजेशन, मार्केट कैपिटलाइजेशन कितनी है। मार्केट कैपिटलाइजेशन याद है क्या होती थी? नंबर ऑफ शेयर्स इनटू सेलिंग प्राइस इनटू प्राइस। तो अगर कोई कंपनी के बहुत बड़ा मार्केट कैप है उसको लार्ज कैप कह देंगे। कुछ शेयर जो कंपनी, उसको वाले शेयर जिस कंपनी का स्मॉल मार्केट कैप उसको स्मॉल मार्केट कैप शेयर कहेंगे, और जिसका मीडियम मार्केट कैप है उसको मीडियम मार्केट कैप शेयर कहेंगे। ये हो गया साइज के हिसाब से। साथ ही साथ स्टाइल के हिसाब से भी कर ले बंदा। स्टाइल दो किस्म के हो सकते हैं, या तो शेयर वैल्यू शेयर होगा। वैल्यू शेयर मतलब एक्स्टेब्लिश, अच्छा हट्टा कट्टा शेयर जिसमें ग्रोथ इतनी नहीं है लेकिन वो डिविडेंड अच्छे दे सकता है, उसको बोलते हैं वैल्यू शेयर। एक होता है ग्रोथ शेयर, जो अभी हट्टा कट्टा नहीं बल्कि ग्रो कर रहा है, हट्टा कट्टा बन रहा है, ग्रो कर रहा है, वो कंपनी ग्रो कर रही है, तो उसका वैल्यू शेयर है। उसमें ग्रोथ का इम्पैक्ट ज्यादा है बनस्बत डिविडेंड इनकम का। तो वो कैश फ्लो नहीं ज्यादा पे कर सकती लेकिन ग्रोथ, उसकी अर्निंग्स ग्रोथ वगैरह काफी ज्यादा, वो कैपिटल एप्रिसिएशन ज्यादा दे सकती है। वेरेज जो वैल्यू शेयर होते हैं वो डिविडेंड इनकम ज्यादा दे सकते हैं। तो आपने साइज एंड स्टाइल के हिसाब से सेगमेंट कर दिया। आप देखो यहाँ पे एक साइड पे स्टाइल आ गया, वैल्यू स्टाइल, ग्रोथ स्टाइल, और दोनों का अगर दोनों का कह लो कि ब्लेंड है, अगर वैल्यू और ग्रोथ मिक्स है तो उसको हम ब्लेंड कहते हैं, ब्लेंड स्टाइल। इन्वेस्टर ने कहा भाई मुझे वैल्यू और ग्रोथ दोनों में इन्वेस्टमेंट करनी है, वो ब्लेंड हो जाएगा। एक इन्वेस्टर ने कहा मुझे सिर्फ वैल्यू स्टॉक में करनी है तो वैल्यू हो जाएगा। एक ने कहा भाई मुझे सिर्फ ग्रोथ में करनी है तो ग्रोथ कहलाएगा। ठीक है, अब हमने क्या किया भाई, दोनों को मैच किया। अब इन्वेस्टर ने कहा यार मुझे मिड कैप वैल्यू स्टॉक चाहिए जिसका मिड मार्केट कैप हो और वैल्यू हो। तो वो ये क्लास आ गई थी जिसका मिड मीडियम साइज हो और वैल्यू स्टॉक हो। तो आपने क्या किया, एनालिस्ट ने इन सारे सेक्शंस में शेयर्स को तोड़ दिया। 9 सेक्शंस बने हुए ना इसके अंदर, 9 से ज्यादा भी और बना सकते हैं लेकिन इसने इन शेयर्स में इसको क्या कर दिया, नंबर ऑफ शेयर्स तोड़ दिए ताकि क्लाइंट के हिसाब से फिर राइट शेयर्स में वो इन्वेस्टमेंट कर सके। एडवांटेजेस क्या क्या है सेगमेंटिंग बाय साइज एंड स्टाइल इंक्लूड। नंबर वन, portfolio managers can better address client investment consideration in terms of risk and return characteristics। ये भी सही है भाई, जब आपने तोड़ दिया अब जितना रिटर्न जिसको चाहिए, किसी को कैपिटल एप्रिसिएशन ज्यादा चाहिए, किसी को डिविडेंड इनकम बहुत चाहिए, किसी को बड़ी हट्टी गट्टी कंपनी में इन्वेस्ट करना है, तो उस हिसाब से आप क्या कर सकते हो, उसके लिए राइट चॉइस कर सकते हो। अब आपके पास डिफरेंट नंबर ऑफ शेयर्स आ गए, आप राइट शेयर्स के लिए पिक कर सकते हो। Number two, the potential for greater diversification benefits by investing across different sectors or industries। भाई इतने सारे आपने क्या बना ली, सेगमेंटेशन बना ली। अगर इन्वेस्टर कह रहा है यार मुझे डाइवर्सिफिकेशन चाहिए, तो फिर आपकी कोशिश होगी आप हर सेगमेंट के अंदर एक एक शेयर या दो दो तीन तीन चार चार शेयर के लिए ले लो, डाइवर्सिफाइड हो जाएगा। एक जगह पे नहीं सारे शेयर इन्वेस्ट कर दिए। कुछ मीडियम कैप ग्रोथ के अंदर है, कुछ मीडियम कैप वैल्यू के अंदर भी हैं, कुछ लार्ज कैप वैल्यू में भी है। मतलब आपने डिफरेंट डिफरेंट सेक्शन में कुछ कुछ शेयर्स इन्वेस्ट कर लिए, डाइवर्सिफिकेशन बढ़ गई। नेक्स्ट, द ability to construct relevant benchmarks for funds that invest in a specific size style category। आपको अगर कोई बेंचमार्क बनाना है, लेट सपोज आपके इन्वेस्टर ने कहा मुझे यार मिड कैप वैल्यू स्टॉक में इन्वेस्ट करो, जिसका ऐसा स्टॉक जो वैल्यू स्टॉक हो और उसका मार्केट कैप मीडियम साइज हो, ऐसे स्टॉक में इन्वेस्ट करना है। अब उसकी परफॉर्मेंस हम असेस कैसे करें, हम साथ ही साथ बेंचमार्क आराम से क्रिएट कर सकते हैं उसका। मीडियम कैप वैल्यू स्टॉक सारे लिए उसका बेंचमार्क बना लिया,
तो बेंचमार्क बनाने में भी आसानी हो सकती है सेगमेंटेशन की वजह से। अगर सेगमेंटेशन ना करे तो बेंचमार्क बनाने में बड़ी मुश्किल आएगी। नेक्स्ट, द एबिलिटी टू एनालाइज हाउ कंपनी कैरेक्टरिस्टिक्स चेंज ओवर टाइम। फॉर एग्जाम्पल, as a small cap growth company matures, it may move into mid cap or large cap categories and shift towards blended from pure growth. तो कह रहा है ये भी फायदा है कि एबिलिटी टू एनालाइज कैसे कंपनी अपने कैरेक्टरिस्टिक्स चेंज कर रही है, कैसे विद टाइम परफॉर्म कर रही है, कि एक स्मॉल कैप कंपनी मीडियम कैप पे चली गई या एक ग्रोथ कंपनी ऐसा ऐसा वैल्यू में चली गई। तो ये भी एक फायदा होता है, एक बेनिफिट है कि आप आराम से एनालाइज कर सकते हो। अच्छा, ये जो बेनिफिट है साथ साथ एक लिमिटेशन भी है कि जो आपका इन्वेस्टमेंट स्टाइल है वो स्टैटिक नहीं रह सकता। मतलब अभी तो आपको लग रहा है ये कंपनी, जैसे कि ये वाली कंपनी मिड कैप वैल्यू है, लेकिन कुछ पता नहीं कुछ दिनों के बाद ये किस में शिफ्ट हो जाए, किसी और सेल में चला जाए, ये लार्ज कैप ब्लेंड बन जाए। तो इसके लिए भी रेडी रहना होता है कि आपको एडजस्टमेंट्स करनी पड़ती है फिर बार बार स्टाइल के अंदर। तो एक लिमिटेशन भी है साथ साथ एक ये एडवांटेज भी है। अब जो ये स्टाइल था, ये तो फर्स्ट स्टाइल पढ़ा हमने, साइज एंड स्टाइल, जो ये जो अप्रोच थी सेगमेंटेशन की, पहली हमने पढ़ी साइज एंड स्टाइल। सेकंड अप्रोच होती ज्योग्राफिक अप्रोच, कि आप ज्योग्राफी के हिसाब से सेगमेंट कर दो। तो लेट सपोज हमने क्या कर दिया, डेवलप मार्केट्स के शेयर्स अलग तोड़ दिए, इमर्जिंग मार्केट्स के शेयर्स अलग तोड़ दिए, एंड फ्रंटियर मार्केट्स के शेयर्स अलग तोड़ दिए। डेवलप मार्केट शेयर्स, जो मार्केट्स डेवलप्ड हो गई हैं, जैसे कि यूएसए हो गई, कनाडा हो गई, यूके हो गई, ये मार्केट्स डेवलप मार्केट्स के अंदर आती हैं। इनके शेयर्स हम डेवलप मार्केट्स के शेयर्स की तरह काउंट करते हैं। सो दुनिया को हमने डिवाइड कर दिया तीन हिस्सों में, डेवलप्ड, इमर्जिंग एंड फ्रंटियर। डेवलप में मैंने जैसे बताया आ सकता है यूनाइटेड स्टेट्स डेवलप मार्केट है, यूनाइटेड किंगडम डेवलप मार्केट है, जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया एंड जापान, ये दुनिया में डेवलप मार्केट्स के अंदर आता है। आप कोई बोले यार मुझे डेवलप मार्केट्स में इन्वेस्टमेंट करनी है, तो ये रीजन्स आ जाएंगे उसके अंदर। डेवलपमेंट में जो या इमर्जिंग के अंदर जो मोस्ट प्रोमिनेंटली दिखते हैं, दैट इज ब्राजील, इंडिया, चाइना, इवन पाकिस्तान, साउथ अफ्रीका। सो ये इमर्जिंग मार्केट्स के अंदर है, ये ग्रो कर रही मार्केट्स बड़ी बन रही है, इमर्जिंग मार्केट्स में ग्रोथ बहुत ज्यादा मिलती है। फिर आती है फ्रंटियर मार्केट, जो अभी अभी बनी है, अभी इमर्जिंग लेवल पे नहीं, की छोटी मार्केट्स हैं अभी भी बनी है, जैसे अर्जेंटीना की है, एस्टोनिया की है, नाइजीरिया की है। इन मार्केट्स में रिस्क भी ज्यादा होता है, लेकिन साथ साथ पोटेंशियल टू गेन वो भी काफी ज्यादा होता है। वियतनाम हो गई। तो ये डिफरेंट सेगमेंटेशन में तोड़ दिया जाता है। अब इस सेगमेंटेशन का एक फायदा तो ये है कि एज एन इन्वेस्टर, अगर आप एक इन्वेस्टर हो, आप डिफरेंट इंटरनेशनल मार्केट्स के अंदर डाइवर्सिफाई कर सकते हो। आप बोलोगे अपने क्लाइंट को, अपने एडवाइजर को, यार कि कुछ शेयर्स मुझे इमर्जिंग मार्केट्स में इन्वेस्ट कर दो, कुछ शेयर्स मुझे डेवलप मार्केट्स में कर दो, और कुछ शेयर मुझे फ्रंटियर मार्केट्स में कर दो। इसमें इसके साथ साथ इसका डिसएडवांटेज भी स्ट्रैटेजी का वो ये कि करेंसी रिस्क आ जाएगा सर पे आपके। अगर आप डिफरेंट ग्लोबल इन्वेस्टमेंट्स कर रहे हो तो उनकी करेंसी भी आपके रिटर्न्स को डैमेज करेगी। और साथ साथ एक रिस्क बड़ा जरूरी समझना कि कहीं ओवर डाइवर्सिफिकेशन ना हो जाए। क्या मतलब सर इसका? भाई लेट सपोज एक डेवलप मार्केट में आप कंपनी में इन्वेस्ट करो, जैसे कि नाम है उसका यूनिलीवर। अब सर यूनिलीवर की ऑलरेडी इन्वेस्टमेंट्स हुई हुई डिफरेंट डिफरेंट रीजन्स में, जिसमें इंडिया भी है, पाकिस्तान भी है, ऑलरेडी इन्वेस्टमेंट। एक तरीके से हम कह सकते हैं, जब आपने डेवलप मार्केट के अंदर यूनिलीवर में इन्वेस्टमेंट कर दी, तो एक तरीके से आपने इमर्जिंग मार्केट में भी इन्वेस्टमेंट कर दी, और शायद फ्रंटियर मार्केट में भी एक साथ इन्वेस्टमेंट कर दी। अब आपने स्ट्रेटेजी बनाई थी भाई, एक शेयर हो गया डेवलपमेंट का, तो ये हो गया डेवलप मार्केट का। साथ साथ में कहते हैं एक शेयर मैं चाहूंगा इमर्जिंग मार्केट का हो सकता है। अब आपने क्या कर लिया, एक और शेयर इमर्जिंग मार्केट में रख लिया, लेट्स सपोज इंडिया में। तब आपने इंडियन मार्केट में डबल एक्सपोजर ले लिया। एक तो एक शेयर डेवलप मार्केट का भी इंडिया में परफॉर्म कर रहा है, एक अलग से इंडियन मार्केट का आपने ले लिया। ऐसे ही आपने यहाँ पे नाइजीरिया का ले लिया फ्रंटियर में, अगेन आपने डबल एक्सपोजर ले लिया। इसको बोलते हैं कहीं आप ओवर डाइवर्सिफिकेशन ना कर बैठो, क्योंकि रिटर्न ही ना बने, आपका रिटर्न ही नलिफाई हो जाए डिफरेंट डिफरेंट रीजन्स की वजह से। तो एक लिमिटेशन ये आ सकती है। थर्ड टाइप ऑफ सेगमेंटेशन को हम कहते हैं
इकोनॉमिक एक्टिविटी के हिसाब से कि यार जो कंपनी है वो क्या प्रोडक्ट बनाती है और वो किस मार्केट में, वो उसकी इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या, उस हिसाब से सेगमेंटेशन हो रही है। जैसे कि छोटी मिसाल देता हूं, अगर सोलर कंपनी, तो हम कहेंगे यार ये पावर सेक्टर में। अब ये जो क्लासिफिकेशन मैंने कैसे की, इसकी इकोनॉमिक एक्टिविटी के हिसाब से। कोई कंपनी कंप्यूटर्स बनाती है, मैं बोलूंगा ये टेक्नोलॉजी के अंदर है। ये मैं कैसे क्लासिफिकेशन कर रहा हूँ, इकोनॉमिक एक्टिविटी के हिसाब से। तो इकोनॉमिक एक्टिविटी में दो तरीके से क्लासिफिकेशन होती है। एक मार्केट ओरिएंटेड, भाई किस मार्केट में परफॉर्म कर रही है, किस मार्केट की ऑडियंस को हिट कर रही है, किस मार्केट में अपने आप को प्रमोट कर रही है, उसका जो गुड है वो किस मार्केट के लिए यूज में आएगा, तो मार्केट ओरिएंटेड कहते हैं। वर्सेस प्रोडक्ट ओरिएंटेड, कि उसका प्रोडक्ट किस किस्म का है, वो किस मार्केट के लिए अफेक्ट करता है। तो दोनों को जरा मैं समझाता हूं आपको। तो जब हम बात करते हैं मार्केट ओरिएंटेड की, वी सी कंपनीज बाय मार्केट सर्व, कौन कौन सी मार्केट सर्व कर रही हूं, हाउ प्रोडक्ट्स आर यूज बाय कंज्यूमर, प्रोडक्ट्स कैसे यूज हो रहे हैं कंज्यूमर से, एंड हाउ कैश फ्लोज आर जनरेटेड, और कैश फ्लोज जनरेट कैसे हो रहे हैं। ये मार्केट ओरिएंटेड में देख के क्लासिफाई किया जाता है। प्रोडक्ट ओरिएंटेड में प्रोडक्ट को देखा जाता है कि प्रोडक्ट्स के हिसाब से सेगमेंटेशन होती है, कंपनीज बाय प्रोडक्ट्स। उसके साथ साथ देखा जाता है कि प्रोडक्ट्स कौन से मैन्युफैक्चर हो रहे हैं और उनकी इनपुट्स क्या हैं, उनमें कौन से इनपुट्स यूज हो रहे हैं। तो प्रोडक्ट्स के ऊपर वो रखा होता है एक एम्फेसिस। तो लेट सपोज एक एग्जांपल में समझ लेते हैं इसको। लेट सपोज कोल कंपनी एक जो कोयला बनाती है, कोल बनाती है। अगर हम मार्केट ओरिएंटेशन से देखेंगे कि मार्केट के हिसाब से देखेंगे भाई कि कौन सी मार्केट को सर्व कर रही है, तो हम इसको कैटेगराइज कर देंगे एनर्जी सेक्टर में, कि ये कौन सी मार्केट सर्व कर रही है, एनर्जी की मार्केट सर्व कर रही है। अगर मैं प्रोडक्ट के हिसाब से देखूं ये प्रोडक्ट किस तरह कंज्यूम हो रहा है, तो हम कह सकते हैं बेसिक नेसेसिटी प्रोडक्ट है, या बेसिक मटेरियल प्रोडक्ट है, एज अ बेसिक मटेरियल यूज हो रहा है कंज्यूमर से या फिर किसी मैन्युफैक्चरर से। तो ये क्लासिफिकेशन हो गई प्रोडक्ट ओरिएंटेड, ये क्लासिफिकेशन हो गई मार्केट ओरिएंटेड। जो फोर पॉपुलर या प्राइमरी इकोनॉमिक एक्टिविटी के जो आपकी क्लासिफिकेशन है, सेगमेंटेशन है, जो स्ट्रक्चर्स यूज होते हैं, वो ग्लोबली ये वाले स्ट्रक्चर चार यूज होते हैं। जिसमें ग्लोबल इंडस्ट्री क्लासिफिकेशन स्टैंडर्ड आता है, जो कि मार्केट ओरिएंटेड अप्रोच यूज करता है। इंडस्ट्रियल क्लासिफिकेशन बेंचमार्क, थॉमसन रूटर्स बिजनेस क्लासिफिकेशन, रूसिल ग्लोबल सेक्टर्स क्लासिफिकेशन, ये तीनों प्रोडक्ट ओरिएंटेड अप्रोच यूज करते हैं। और तीनों का जो सिलसिला है वो कुछ ऐसे ही है कि जो भी ये चारों का, बल्कि ये पहले एक ब्रॉड सेक्टर में डिवाइड करते हैं कंपनी को, ब्रॉड सेक्टर में डिवाइड करेंगे कंपनी को, फिर इंडस्ट्री में लेके जाएंगे इसको, इंडस्ट्री कौन सी होगी इसकी, फिर मजीद उसको ये, अच्छा ये इंडस्ट्री ग्रुप में लेके जाएंगे, इंडस्ट्री ग्रुप, फिर मजीद उसको स्पेसिफिक इंडस्ट्री बताएंगे क्या होगा उसका, और फिर मजीद सब इंडस्ट्री बताएंगे क्या होगी उसकी। तो मतलब होता है कि ये सारे जो आपके क्लासिफिकेशंस हैं, ये पहले ब्रॉड से स्टार्ट करते हैं, आहिस्ता आहिस्ता नैरो में जाते हैं। लेट सपोज फॉर एग्जांपल ले लो, एक सेक्टर ले लेते हैं हम लोग, कंज्यूमर स्टेपल्स का, जो फूड प्रोडक्ट्स खाना पीना होता है ना, कंज्यूमर स्टेपल्स, ये हो गया सेक्टर। अगर इंडस्ट्री ग्रुप देखा जाए, किस ग्रुप ऑफ इंडस्ट्री में, ये फूड, बेवरेजेस, टोबैको, इस ग्रुप के अंदर है ये। अगर स्पेसिफिक इंडस्ट्री में जाया जाए, अभी हम फूड स्टेपल्स के अंदर बात कर रहे हैं सॉफ्ट ड्रिंक की, पेप्सी की। तो लेट्स स्टार्ट अगेन। मैं बात कर रहा हूँ प्रोडक्ट है पेप्सी, सॉफ्ट ड्रिंक्स, सॉफ्ट ड्रिंक्स की बात करूं तो सर ब्रॉड सेक्टर, सेक्टर देखा जाए कंज्यूमर स्टेपल्स में आता है, खाने पीने की चीजों में आता है। इंडस्ट्री ग्रुप देखा जाए तो ग्रुप वाइज देखा जाए तो फूड बेवरेज के अंदर आता है ये। अगर इसकी रेलेवेंट इंडस्ट्री स्पेसिफिक देखी जाए तो वो बेवरेज इंडस्ट्री है। और सर अगर सब इंडस्ट्री क्लासिफाई कर दे कौन सी मजीद स्पेसिफिक जाए, तो सॉफ्ट ड्रिंक्स की इंडस्ट्री है, सॉफ्ट ड्रिंक्स की इंडस्ट्री है। तो इस तरह से ब्रॉड से लेके नैरो तक लेके जाती है हमें
ये सारे क्लासिफिकेशंस। लेट्स मूव फर्दर। अच्छा, आगे बढ़ने से पहले ये भी दिमाग में रख लेंगे, जो क्लासिफिकेशन में सेगमेंटेशन पड़ी ना, इससे बहुत बड़ा फायदा हो जाता है बेंचमार्किंग करने के लिए, इंडाइसेस क्रिएट करने के लिए। डिफरेंट डिफरेंट आप इन कैटेगरीज के बेस के ऊपर इंडाइसेस क्रिएट कर सकते हो। जैसे कि डेवलप मार्केट का अपना इंडेक्स होता है एक, ऐसी आपके मार्केट ओरिएंटेड इनके अपने अपने इंडेक्स हो सकते हैं, जैसे कि इंडेक्सेस हैं ये। तो डिफरेंट इंडेक्सेस बनाने में आसानी हो जाती है इन क्लासिफिकेशन या सेगमेंटेशन की वजह से। आगे बढ़ते हैं और अंडरस्टैंड करते हैं इनकम्स एंड कॉस्ट ऑफ इक्विटी पोर्टफोलियो। अगर मैं कोई इक्विटी पोर्टफोलियो बना रहा हूं तो क्या क्या इनकम्स आएंगी इस वजह से और कितनी कॉस्ट इनकर होगी। इनकम तो स्ट्रेट फॉरवर्ड है बहुत, सबसे पहले बहुत प्राइमरी इनकम डिविडेंड इनकम आएगी मेरे पास। जो डिविडेंड रिसीव होंगे कंपनी से, एक बहुत बड़ा चंक इन्वेस्टर को डिविडेंड इनकम में मिलेगा, जो कि यस टैक्सेबल होगा, टैक्स पे करना पड़ता है उस पर। नंबर टू, ऑप्शनल स्टॉक डिविडेंड भी ऑफर होता है। स्टॉक डिविडेंड ऑप्शनल क्या होता है कि कंपनी इन्वेस्टर को एक स्टॉक डिविडेंड दे रही है, ऑप्शनल स्टॉक डिविडेंड। या तो उसको कैश में कन्वर्ट करके डिविडेंड ले लो अभी से, या ऑप्शनल है इसको शेयर में बाद में कन्वर्ट कर लेना, या तो इसको शेयर में कन्वर्ट कर लेना। ये ऑप्शनल स्टॉक डिविडेंड आप बेच भी सकते हो किसी को, ये आराम से ट्रांसफरेबल भी होता है, तो उसकी प्राइस ही मिल जाती है। कभी कभी कंपनी स्पेशल डिविडेंड वन टाइम बीच में, अगर कंपनी बड़ी खुश है, अट्ठा कट्टा कमा लिया है, पैसा काफी आया है, तो एक स्पेशल डिविडेंड भी वो इशू कर सकती है। तीसरा तरीका कमाने का वो सिक्योरिटीज लेंडिंग। भाई लेट सपोज आपके पास स्टॉक है, आप एक इंसान हो, आपके पास स्टॉक है, आपने क्या किया, ये स्टॉक किसी को लेंड कर दिया। आपने लेंड कर दिया किसी एक्स को, वो क्यों ले रहा है आपसे स्टॉक, शॉर्ट सेलिंग के लिए। वो शॉर्ट सेलिंग से कोशिश करेगा कोई फायदा उठाए स्टॉक का। तो ये जो लेंड किया आप, इसके ऊपर रिटर्न कमा सकते हो, उसको कुछ चार्ज कर लोगे इस लेंडिंग के ऊपर, क्योंकि उसने आपको फिर रिटर्न में वापसी तो स्टॉक देना ही देना है। तो एक तो ये तरीका है कमाने का। लेकिन दिमाग में रखें, आप जैसी जितने ज्यादा लेंडिंग के लिए स्टॉक देंगे ना, तो शॉर्ट सेलिंग होगी मार्केट में, अल्टीमेटली आपकी स्टॉक की प्राइस क्या होने लग जाएगी, शॉर्ट सेलिंग की वजह से गिरने ही लग जाएगी। कल को आपको ही अपना स्टॉक बेचना पड़ा, ऐसा ना हो कि आपको प्राइस की वजह से नुकसान हो जाए। तो इस इशू को दिमाग में रखना। दूसरा इशू इसमें आता है सिक्योरिटीज लेंडिंग में, ये कि आपने स्टॉक तो अपना लेंडिंग के लिए दे दिया है, जरूरी नहीं काउंटर पार्टी फुलफिल भी करे अपनी ऑब्लिगेशन, बाद में आपको नहीं रीपे कर पके, आपको वापसी स्टॉक ना दे सके, तो ये भी एक डर होता है। अदरवाइज इससे भी लोग इनकम कमाते हैं। तीसरा तरीका हो सकता है कि आप अपने स्टॉक पे ऑप्शंस राइट कर लें। जैसे आपके पास स्टॉक रखा हुआ है स्टॉक ए, क्यों ना आप इसके ऊपर कॉल ऑप्शन किसी को सेल कर दें, राइट कॉल कर दें। इस स्ट्रैटेजी को हम कवर्ड कॉल स्ट्रैटेजी बोलते थे लेवल 1 के अंदर या लेवल 2 के अंदर, कि आपने अपने स्टॉक के साथ साथ राइट कॉल ऑप्शन दे दिया, किसी और को राइट टू बाय दे दिया कि आपका शेयर एक डिटरमिन्ड प्राइस पे बाय कर सकता है। राइट जैसी कॉल ऑप्शन किया आपने, आपके पास प्रीमियम आ गया, अपफ्रंट प्रीमियम आ गया, आपकी कुछ इनकम अर्न होगी, स्टॉक भी आपके पास और इनकम भी अर्न हो गई। अगर आपको लग रहा है कि मार्केट में प्राइसेस गिरेंगी, तो आप ऐसे इनकम अर्न कर सकते हो। लेकिन अगर मार्केट में प्राइस बढ़ी, तो दिमाग में ये भी रखें कि आपको ये कॉन्ट्रैक्ट फुलफिल भी करना पड़ेगा अगर वो आपसे मांगे। अगर आपके पास एक प्राइस टारगेट है कि इस प्राइस टारगेट में आपने वैसे ही बेचना अपना शेयर, तो वो प्राइस टारगेट रख दें आप कॉल ऑप्शन के अंदर, राइट भी हो गया कॉल ऑप्शन, पैसे भी आ गए, और उसी टारगेट प्राइस पे आपका स्टॉक शेयर भी हो जाएगा, सेल भी हो जाएगा। लेकिन अपसाइड पोटेंशियल लिमिट हो जाएगी, जितनी आपने टारगेट प्राइस रखी होगी कॉल ऑप्शन पे, उतनी की आप बेच सकोगे अपना शेयर, उससे ऊपर का नहीं जा सकेगा। दूसरा तरीका होता है कि आप कैश कवर्ड पुट कर लो। कैश कवर्ड पुट, सर व्हाट इज कैश कवर्ड पुट। भाई सिंपली आप एक पुट ऑप्शन राइट कर दो। पुट ऑप्शन आपने राइट कर दिया। पुट ऑप्शन क्या होता था, पुट ऑप्शन क्या होता था, याद करें, पुट ऑप्शन होता है राइट टू सेल। पुट ऑप्शन वाज राइट टू सेल। तो आपने एक पुट ऑप्शन राइट किया, आपके पास पैसे आ जाएंगे कुछ, साथ साथ आपने कैश अलग से जितने का राइट आपने पुट ऑप्शन पे राइटिंग की वैल्यू लिखी थी ना, लेट सपोज आपने राइट किया पुट ऑप्शन, तो आपने दूसरी पार्टी को, आप तो ये एक्स है, आपने वाई को राइट टू सेल का ऑप्शन दिया कि आपको बेचेगा और आपको उस वक्त लेना पड़ेगा। तो उतना आप कैश भी अपने पास रख लें अलग से, तो एक इनकम आ गई अपफ्रंट। फिर उतना अलग से कैश रख लें जो डिटरमिन प्राइसेस के अंदर, कि कल को बेचने आया आप उससे ले भी सको वो शेयर।
तो इस तरह से भी आप कमाई कर सकते हो। एक और तरीका होता है कमाने का, विच इज कॉल्ड डिविडेंड कैप्चर। ये क्या होता है, देखो भाई, शेयर प्राइस, आप शेयर खरीदो बिल्कुल डिविडेंड डेट से पहले ही। ये डिविडेंड है, ये एक्स डिविडेंड हो जाएगा, ठीक है, ये एक्स डिविडेंड हो गया, तो यहाँ पे एक्स डिविडेंड प्राइस हो जाएगी। ओके, तो आप शेयर को बिल्कुल बिल्कुल डिविडेंड से पहले खरीद लो। यहाँ पे लेट सपोज शेयर प्राइस यहाँ चल रही है $10, और जैसी एक्स डिविडेंड डेट क्रॉस हुई तो शेयर प्राइस क्या होती है, गिरती है। आपको डिविडेंड मिला, लेट्स सपोज $2 का डिविडेंड है, मिसाल दे रहा हूँ, तो आपके पॉकेट में $2 आए। अब आप इस उम्मीद में हो गया किसी वजह से शेयर प्राइस हो जाए $9 की, तो आपको फायदा हो जाएगा। थ्योरी तो ये कहती है एक्स डिविडेंड प्राइस $8 होनी चाहिए, लेकिन ड्यू टू द मार्केट फोर्सेस ऑफ डिमांड सप्लाई, जरूरी नहीं ये मीट हो सकता है प्राइस ज्यादा हो। अगर क्या पता फ्यूचर बहुत अच्छा दिख रहा हो कंपनी का, तो डिमांड प्रेशर इतना बढ़ा हुआ है कि प्राइस 8 के बजाय 9 की हो, तो आपको क्या हुआ फायदा, $1 जो आपको $2 यहाँ से मिले, आप बेचते भी तो $1 का नुकसान हुआ, तो अल्टीमेटली आपको ओवरऑल $1 का क्या हो गई, इनकम जनरेट हो गई। इसको बोलते हैं डिविडेंड कैप्चर, इसको बोलते हैं डिविडेंड कैप्चर। उसके साथ साथ ऑब्वियस सी बात है, जो आपका मैनेजर है, जब वो आपके लिए इक्विटी मेंटेन कर रहा है, तो रिवॉर्ड्स भी आ रहे हैं, जैसे इनकम्स हमने पढ़ ली कहाँ कहाँ सारी, लेकिन कुछ कॉस्ट भी तो इनकर होगी, क्योंकि आपका मैनेजर आपके लिए इक्विटी पोर्टफोलियो पूरा मेंटेन कर रहा है। नंबर वन कॉस्ट जो जाएगी वो जाती है मैनेजमेंट फीस। मैनेजमेंट फीस जाती है। सर मैनेजमेंट फीस क्यों जा रही है, भाई ये जाती है मैनेजमेंट जो आपकी इक्विटी पोर्टफोलियो को मैनेज कर रहा है, उसकी रिसर्च का एक्सपेंस लग रहा है, उसके कंप्यूटर हार्डवेयर का, सॉफ्टवेयर का, कंप्लायंस का, जब प्रोसेसिंग ट्रेड्स प्रोसेस कर रहा है उस पर कॉस्ट लग रही है उसकी, तो ये ओवरऑल मैनेजमेंट फीस तो लेगी। अमूमन होता है कि एक स्मॉल परसेंटेज होता है, 2%, 1%, 1.5% ओवरऑल आपके पोर्टफोलियो की वैल्यू का रेगुलर इंटरवल्स पे आप पे करते हो मैनेजमेंट फीस को। जैसे एनुअली 2% जा रहा है मैनेजमेंट को फीस की सूरत में। साथ ही साथ कभी कभी आप परफॉर्मेंस या इंसेंटिव फी जिसको कहते हैं वो भी अटैच कर देते हो, कि अगर आप मेरे पोर्टफोलियो की परफॉर्मेंस अच्छी लाओ, जैसे कि आप ओवरऑल मेरे पोर्टफोलियो की वैल्यू बढ़ाओ, तो आपको इंक्रीमेंट ऑफ वैल्यू पे भी कुछ परसेंटेज मिल जाएगा। ये ज्यादातर हेज फंड्स में तो बहुत ज्यादा होता है। जैसे 20% आपको मैं वैल्यू का परसेंटेज दे दूंगा, ताकि उसमें भी इंसेंटिव हो, किसी तरह वो कोशिश करे मेरे पोर्टफोलियो की वैल्यू बढ़ाए। एक्टिव मैनेजर्स में ज्यादा पाया जाता है, या किसी भी तरह पोर्टफोलियो मैनेजमेंट उसको ऊपर लेके जाए। यहीं पर ही एक याद करें, आपने लेवल 1 या लेवल 2 से याद रखोगा, हाई वाटर मार्क। हाई वाटर मार्क भी सेट कर लिया जाता है। सर हाई वाटर मार्क मतलब क्या, लेट सपोज आपका पोर्टफोलियो था 100 मिलियन का, सर हो गया 120 मिलियन, तो मैनेजमेंट कहेगी ये 20 मिलियन हमने आपको कमा के दिया, इसका 20% इंसेंटिव फी दे हमें। मैनेजमेंट फी तो लगी ही लगी 2%, उसके ऊपर इंसेंटिव फी दे, हमने कमा के दिया आपको, कहेगा ठीक है भाई ले लो। अच्छा भाई, नेक्स्ट ईयर पोर्टफोलियो गिर के 90 मिलियन हो गया, अब फिर अगले साल बढ़ के 110 मिलियन हो गया, अब फिर से मैनेजमेंट यहाँ पे आपके पास आ जाएगी भाई कि हमें आप फिर 20 मिलियन हमने कमा के दिए, तो आप बोलोगे रुक जाओ, आप बोलोगे हमने हाई वाटर मार्क सेट किया हुआ है, आपने हाईएस्ट कितना कमा के दिया था मुझे, 120 मिलियन, अभी तक 120 मिलियन के ऊपर पोर्टफोलियो नहीं गया, तो आपको कोई भी अमाउंट में इंसेंटिव फीस की सूरत नहीं दूंगा। जैसे ही पोर्टफोलियो लेट सपोज चला गया 130 मिलियन पे, तो हाई वाटर मार्क ऑलरेडी सेट हो चुका है 120 मिलियन। 120 मिलियन के ऊपर कितना बनता है, 10 मिलियन, इसके ऊपर आप उसको इंसेंटिव फी दे दोगे, 20%, 10%, उसको वैल्यू आप पे कर दोगे। और क्या कॉस्ट आती है सर, एडमिनिस्ट्रेशन फीस। एडमिनिस्ट्रेशन फीस भी इनकर होती है, जिसके अंदर कस्टडी फीस आ जाती है। हैविंग अ कस्टोडियन होल्ड एसेट्स इंडिपेंडेंट ऑफ द पोर्टफोलियो मैनेजर, भाई अगर कोई एसेट्स आपने, कैसे सीडीसी अकाउंट होता है यहाँ पे, वहां एसेट्स हम होल्ड करवाते हैं, कस्टोडियन, तो उसको सीडीसी को अलग से पैसे देने पड़ते हैं। तो पोर्टफोलियो मैनेजर तो आपके मैनेज कर रहा है, लेकिन अगर उसको कहीं पर आपके एसेट्स रखवाने पड़े सेफ डिपॉजिट में कहीं पर, तो उसको फीस तो नहीं पड़ेगी, एडमिनिस्ट्रेशन फी हो जाएगी। डिपॉजिटरी फीस charged to assist custodians with segregating portfolio assets for verifying portfolio compliance with investment limits such as leverage and cash requirements.
तो ये कस्टोडियन को ये मजीद पैसे जाते हैं अगर वो आपको संभाल रहा है, मेक श्योर कर रहा है कि आपकी सारी लिमिट्स के विद इन सारा काम हो रहा है। रजिस्ट्रेशन फीस, कहीं पर अगर आप रजिस्ट्रेशन करवा रहे हो, ओनरशिप ले रहे हो, जैसे म्यूचुअल फंड्स में रजिस्ट्रेशन करवा रहे हो, कुछ फीस जाएगी, वो भी आप अलग कॉस्ट पे करोगे। एडिशनल मार्केट, ये कभी कभी हो सकती है 2 फीस, कि मजीद आप एडिशनल मार्केट एंड डिस्ट्रीब्यूशन फीस को शायद पे करनी पड़े, अगर आप फीस टू कवर एम्प्लॉइंग मार्केटिंग सेल्स एंड क्लाइंट सर्विसेज टीम्स, अगर आप मार्केटिंग टीम हायर करो या सेल्स टीम हायर करो कि आपके शेयर्स बेचे, आपकी शेयर्स की प्राइसिंग किसी तरह बढ़ाए, तो अगेन वो सारे पैसे आप दोगे। स्पॉन्सरिंग के लिए, डेवलपिंग के लिए, ब्रोशर्स बनाने के लिए, या ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स के लिए, या सेल्स कमीशन के ब्रोकर्स के लिए, उनको भी अगर फीस जा रही हो, एडिशनल मार्केटिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन फीस में आ जाती है। फिर आता है नेक्स्ट कॉस्ट जो कहलाती है ट्रेडिंग कॉस्ट। भाई ट्रेडिंग के वक्त भी आपको कुछ कॉस्ट देनी पड़ती है, जिसमें मोस्ट इंपॉर्टेंटली बाइंग एंड सेलिंग के वक्त जो कॉस्ट इनकर होती है, ब्रोकर कमीशन कह लो। ब्रोकर हमेशा अपना कमीशन रखता है बाइंग एंड सेलिंग के वक्त, क्योंकि आप जो स्टॉक है वो ब्रोकर के थ्रू बेचते हैं, तो ट्रेडिंग की अपनी कॉस्ट होती है। ट्रेडिंग के वक्त टैक्स के ऊपर भी आपके ऊपर इम्प्लीकेशन आ सकती है, बिड आस्क थ्रेड्स की वजह से भी आ सकती है, बेचते वक्त कोई और रेट होता है, खरीदते वक्त कोई और रेट होता है, डीलर रेट्स जो होते हैं उसकी वजह से भी आ सकती है, तो वो भी कॉस्ट बेयर करनी पड़ती है आपको। फिर लास्ट आ जाती है इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी कॉस्ट, के आपने जो इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी डिजाइन की हुई है उसकी कॉस्ट क्या है आपके सर पे। अब ऑब्वियस ही बात है, आपकी इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी पे भी डिपेंड करता है। अगर एक्टिव मैनेजमेंट कर रहे हो, स्ट्रेटेजी आपकी एक्टिव है, तो ऑब्वियस ही बात है आपकी जो कॉस्ट होगी इंक्रीज हो जाएगी, उस वजह से ट्रेडिंग कॉस्ट बढ़ जाएगी, रिसर्च कॉस्ट बढ़ जाएगी, मैनेजमेंट फीस बढ़ जाएगी, इंसेंटिव फीस बढ़ जाएगी। अगर पैसिव मैनेजमेंट है उस हिसाब से थोड़ी सी कॉस्ट आपकी कम होगी। साथ ही साथ आपकी और भी स्ट्रेटेजीज होती है जो आगे जाके आप पढ़ेंगे, जैसे मोमेंटम स्ट्रेटेजीज है कि जब शेयर्स बढ़ रहा है तो खरीदते जाओ, जब शेयर्स गिर रहा है तो बेचते जाओ, उसमें कुछ और कॉस्ट इनकर होगी। कॉन्ट्रेनियन स्ट्रेटेजी याद करो क्या होती थी, जब शेयर्स पीक पे पहुंच जाए फौरन बेच दो, सेलिंग प्रेशर आ जाता है। जब बिल्कुल डाउन हो जाए शेयर्स फौरन खरीदने लग जाओ, उस वक्त कॉस्ट कुछ और इनकर होगी। तो अमूमन जो मोमेंटम स्ट्रेटेजीज पे कॉस्ट ज्यादा इनकर हो जाती है और कॉन्ट्रेनियन स्ट्रेटेजी में कॉस्ट कम इनकर होती है। हाउएवर हर स्ट्रेटेजी के ऊपर भी डिपेंड करता है कि कॉस्ट कितनी लगेगी। तो हमने एक आइडिया लिया, बेसिक आइडिया अबाउट द इनकम्स एंड कॉस्ट ऑफ इक्विटी पोर्टफोलियो। अब आगे बढ़ते हैं, अब आते हैं हम इस चीज पे, एंगेजमेंट। एंगेजमेंट, शेयर होल्डर एंगेजमेंट। शेयर होल्डर एंगेजमेंट का मतलब है कि शेयर होल्डर और कंपनी के दरमियान गुफ्तगू, डिस्कशन, कम्युनिकेशन, इसको बोलते हैं शेयर होल्डर एंगेजमेंट। दोनों के दरमियान जो बातचीत हो रही है उसको हम शेयर होल्डर एंगेजमेंट कहते हैं। सो बेसिकली आपका इन्वेस्टर हो गया और आप मैनेजर, जो इन्वेस्टर मैनेजर जो संभाल रहे हैं पोर्टफोलियो मैनेजमेंट इक्विटी की, वो हो सकता है कंपनी के साथ इंटरेक्ट करें, और बिल्कुल करते भी हैं। कैसे करते हैं, तो जनरल एनुअल जो जनरल मीटिंग्स होती है ईजीएम्स में, उसमें इंटरेक्शन हो जाती है, या जब वोटिंग के वक्त कोई इंपॉर्टेंट इशू में वोट करना उस वक्त इंटरेक्शन हो जाती है, या मीटिंग्स की जाती है आपस में, उस वक्त इंटरेक्शन हो जाती है। इंटरेक्शन होती है किन किन इशूज की वजह से, बहुत सिंपल इशूज है, जैसे कॉर्पोरेट स्ट्रैटेजी के ऊपर। अगर लगता है इन्वेस्टर को यार कोई बेहतरी आ सकती है, वो कंपनी के साथ डिस्कशन करता है, क्योंकि उन बेहतरी से होगा कि शेयर प्राइस फिर बेहतर परफॉर्म करेगी और अच्छी तरफ जाएगी, कंपनी इंप्रूवमेंट की तरफ जाएगी। कैपिटल एलोकेशन के अंदर कि भाई सही राइट जगह पे कैपिटल एलोकेट करें, क्या इनका क्राइटेरिया है प्रोजेक्ट सेलेक्ट करने का, एनपीवीज को देखते हैं नहीं देखते हैं, वो डिस्कशन हो सकता है। कॉर्पोरेट गवर्नेंस, गवर्नेंस स्ट्रक्चर बेहतर करने के लिए आप आपस में डिस्कशन कर सकते हो। कंपनसेशन स्ट्रक्चर्स के जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, उनकी कंपनसेशन क्या है, मैनेजमेंट की कंपनसेशन क्या है, उस पर डिस्कशन हो सकता है, जिसमें कंपनसेशन ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स भी आ जाता है। कंपनसेशन स्ट्रक्चर में मजीद ये भी डिस्कशन हो सकता है, कंपनसेशन स्ट्रक्चर क्या है, क्या उसके अंदर प्राइस के ऊपर कोई कंपनसेशन पे की जा रही, नहीं पे की जा रही, परफॉर्मेंस ऑफ शेयर के ऊपर, या सिर्फ बेसिक पे की जाती है, कोई बोनसेस पे किए जाते हैं, अच्छे रिवॉर्ड्स पे किए जाते हैं अगर कंपनी अच्छा परफॉर्म करे, ये डिस्कशन हो सकता है। बट याद रखो कि जो भी एंगेजमेंट, इसकी अपनी लिमिटेशन भी है, क्योंकि एंगेजमेंट में हो सकता है आपका फोकस शॉर्ट टर्म गोल्स की तरफ हो, बिकॉज इन्वेस्टर चाहेगा क्विक जल्दी से इसके शेयर प्राइस बढ़ जाए, तो वो शायद शॉर्ट टर्म गोल्स के ऊपर फोकस कर दे और लॉन्ग टर्म गोल से हट जाए। एक और रिस्क होता है रिस्क ऑफ इनसाइडर ट्रेडिंग,
जब इतनी एंगेजमेंट चल रही है आपस में, तो ऑब्वियसली बात है इन्वेस्टर को मीटिंग्स के थ्रू इनसाइड इन्फॉर्मेशन ही मिल सकती है, जो कि नॉन पब्लिक इन्फॉर्मेशन है, कहीं उस पर ट्रेडिंग ना कर ले, ये भी एक रिस्क होता है। और कभी कभी कुछ कॉन्फ्लिक्ट्स ऑफ इंटरेस्ट भी जन्म ले सकते हैं, कुछ कॉन्फ्लिक्ट्स ऑफ इंटरेस्ट भी आ सकते हैं कि लेट सपोज आप इन्वेस्टर हो सकता है आपके भाई का कोई शेयर हो, या आप चाहते हो अपना शेयर बेचना चाहते हो, कुछ कोई ऐसा कोई क्विक आप तरीकेकार बता दो जिससे क्या हो जाए, सेलिंग हो जाए, तो कोई कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट भी जनरेट हो सकता है। कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट ये भी हो सकता है कि जैसे आपका मैनेजर, जो पोर्टफोलियो मैनेजर है, शायद वो टिल्टेड हो टुवर्ड्स द कंपनी मैनेजमेंट, क्योंकि हो सकता है कंपनी के मैनेजमेंट लोग भी उससे अपनी पोर्टफोलियो को मैनेज करवाते हो, तो वो आपकी बात इतना परसुएड ही नहीं करेगा मैनेजमेंट को, ज्यादातर मैनेजमेंट की बात आपको परसुएड कर रहा होगा, तो ये भी कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट आ सकता है। अब दिमाग में रखें एक चीज और, जो भी कॉन्फ्लिक्ट, ये जो पूरा हम एंगेजमेंट करते हैं ना, एंगेजमेंट कोई फ्री में तो नहीं होता, एंगेजमेंट में भी अपना टाइम रिक्वायर्स, टाइम एंड एफर्ट। तो ज्यादातर लोग कौन कौन एंगेजमेंट करते हैं, थोड़ा वो डिस्कस करते हैं भाई, कोई एंगेजमेंट फ्री में नहीं भाई, अपना टाइम लगा रहे हो आप, अपनी एफर्ट लगा रहे हो आप, प्लस कॉस्ट भी लगी हुई है आपकी, आपने इन्वेस्टमेंट भी तो की हुई है, तभी तो एंगेजमेंट हो रही है, तो वो भी तो कॉस्ट लगी हुई है इसके ऊपर। तो अमूमन जो एक्टिव मैनेजर्स होते हैं ना, ऑब्वियस ही बात है, उनको तो एक्टिव रिटर्न कमाना है। एक्टिव मैनेजर्स ज्यादातर एंगेजमेंट में बिलीव रखते हैं और वो ये कॉस्ट एब्जॉर्ब भी कर सकते हैं। पैसिव लोग, पैसिव मैनेजमेंट जो मैनेजर्स होते हैं, वो कम से कम या इतनी ज्यादा कॉस्ट नहीं लगाना चाहते एंगेजमेंट के ऊपर, बिकॉज वो कॉस्ट एब्जॉर्ब नहीं हो सकती है। ऐसे जो लार्ज इन्वेस्टर्स हैं, लार्ज इन्वेस्टर्स भी एंगेजमेंट में बहुत बिलीव रखते हैं, बिकॉज उनका बहुत बड़ा स्टेक है और वो कॉस्ट एब्जॉर्ब भी आराम से कर सकते हैं। और सक्सेसफुल जो एंगेजमेंट्स होती है ना, वो उससे सारे स्टेक होल्डर्स बेनिफिट उठाते हैं, जिसमें इंक्लूड होते हैं फ्री राइडर्स भी। फ्री राइडर्स वो लोग होते हैं, वो स्टेक होल्डर या वो शेयर होल्डर जिन्होंने एंगेजमेंट के लिए कोई ना टाइम जाया किया, ना कोई कॉस्ट लगाई, लेकिन उनको भी उस एंगेजमेंट से फायदा ये मिल गया कि कंपनी पॉजिटिवली पॉजिटिवनेस की तरफ गई, उसकी शेयर प्राइस बढ़ी और फ्री राइडर्स को भी फायदा मिल गया। तो अच्छी सक्सेसफुल एंगेजमेंट से फ्री राइडर्स को भी क्या बोल रहा होता है, बेनिफिट मिल रहा होता है। साथ से एंगेजमेंट से नॉन फाइनेंशियल कंसर्न्स भी आप डिस्कस कर सकते हो, उसमें बेनिफिट आ सकता है। और वेरियस अदर स्टेक होल्डर जैसे कि एम्प्लॉइज हो गए, कस्टमर्स, क्रेडिटर्स, रेगुलेटर्स एंड गवर्नमेंट्स आर आल्सो impacted बाय शेयर होल्डर एंगेजमेंट आउटकम्स, उनको भी वो भी इम्पैक्ट होते हैं। सो आफ्टर एंगेजमेंट एक्टिविटीज, these stakeholders may have more or less influence on a given company. For example, decision to reduce company costs may impact employee compensation. अगर डिसीजन ये लिया गया है भाई कि कंपनी कॉस्ट रिड्यूस करो, ये एंगेजमेंट में फैसला हुआ है, एजीएम में फैसला हुआ है, तो ऑब्वियस ही बात है स्टेक होल्डर एक एम्प्लॉई है, वो भी तो इम्पैक्ट हो रहा होगा इस फैसले से, क्योंकि उसको डर होगा मेरी कंपनसेशन क्या ना हो जाए, गिर ना जाए। इसी तरह द एक्ट ऑफ शेयर होल्डर एंगेजमेंट कैन ऑल्सो बी इन्फ्लुएंस्ड बाय एक्सटर्नल फैक्टर्स सच एज एकेडमिक रिसर्च और मीडिया कवरेज। तो इन अदर वर्ड्स कहने का मकसद है कि एंगेजमेंट से बाकी भी स्टेक होल्डर्स इंपैक्ट हो सकते हैं। ऑब्वियस ही बात है, जैसे मैंने डिस्कस किया, इसकी लिमिटेशंस ये होती है, साथ साथ एक और चीज समझ लेते हैं, इसको कहते हैं एक्टिविस्ट इन्वेस्टिंग। एक्टिविस्ट इन्वेस्टिंग क्या होती है, वो एक्टिविज्म में बिलीव करता है, वो इन्वेस्टर ऐसा है जो एक्टिविज्म में बिलीव रखते हैं, वो एक्टिविज्म करता है जिसके थ्रू कंपनी में इन्फ्लुएंस क्रिएट कर सके। प्रपोज शेयर होल्डर रेजोल्यूशंस एंड लॉन्च मीडिया कैंपेन्स टू इन्फ्लुएंस द वोट, कि लोगों को अवेयरनेस देगा मीडिया के थ्रू कि यार उसने एक रेजोल्यूशन डाली है कि यार कंपनी में चेंज आना चाहिए, और साथ साथ वो सबके साथ लॉबिंग कर रहा है, डिस्कशन कर रहा है, अवेयरनेस दे रहा है, ताकि उसको ज्यादा से ज्यादा उस रेजोल्यूशन पे वोट मिल सके। सीक रिप्रेजेंटेशन ऑन द कंपनीज बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, वो पूरी कोशिश करेगा कि उसकी रिप्रेजेंटेशन जाए बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स तक। लॉन्च प्रॉक्सी फाइट्स टू अचीव देयर गोल्स। A proxy fight means seeking to persuade other shareholders to support their proposals. तो ऐसे इन्वेस्टर्स जो अपना डायनामिक इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, जो अपनी पॉपुलर आवाज को पॉपुलर करना चाहते हैं, आवाज को ज्यादा लाउड करना चाहते हैं, ऐसे इन्वेस्टर्स को हम बोलते हैं एक्टिविस्ट। और ऐसे इन्वेस्टर जब इन्वेस्ट करें तो हम बोलेंगे एक्टिविस्ट इन्वेस्टिंग। क्या कहेंगे हम उसको, एक्टिविस्ट इन्वेस्टिंग।
Lastly, let's discuss about active and passive management for equity portfolios. ये हमने लफ्ज बहुत सुना हुआ, लेवल 2 से भी सुनते आ रहे हैं। एक होती पैसिव मैनेजमेंट। याद करें पैसिव मैनेजमेंट क्या करती है। एक बेंचमार्क है, उसके रिटर्न को और उसके स्ट्रक्चर को रेप्लिकेट करने की कोशिश करती है, रेप्लिकेशन करने की कोशिश करती है। जैसे कि उसके अगर वेट्स जो हैं डिफरेंट इंडस्ट्रीज के अंदर उसी वेट्स को फॉलो करेगी, तो उसको हम पैसिव मैनेजमेंट कहते हैं, जो कि लेस रिस्कियर भी होती है। और अमूमन ये पैसिव मैनेजमेंट वैल्यू स्टॉक की स्ट्रेटजीज में ज्यादा कामयाब पाई गई हैं। वैल्यू स्टॉक की स्ट्रेटजीज है बिकॉज में वेट्स मेंटेनेबल रह पाते हैं। एक होती है एक्टिव मैनेजमेंट। एक्टिव मैनेजमेंट क्या होती है कि वो बेंचमार्क को आउट परफॉर्म करने की कोशिश में लगा रहता है। आपके पास डिविएशंस होते हैं कि आप जो बेंचमार्क ने वेट्स लिए हुए ना डिफरेंट इंडस्ट्री में, आपके पास डिविएशंस है कि आप प्लस में भी वेट ले सकते हो, माइनस में भी वेट ले सकते हो। जितनी ज्यादा लार्ज डिविएशंस अवेलेबल है उतनी बेहतर और उतनी ज्यादा एक्टिव मैनेजमेंट अवेलेबल है। जितनी लिमिटेड डिविएशंस अवेलेबल है तो आप समझ जाओ पैसिव और एक्टिव में स्लाइड से ही फर्क रह जाता है फिर। तो अगर असल एक्टिव मैनेजमेंट क्या होती है कि लार्ज डिविएशंस अवेलेबल हो कि आप बेंचमार्क के वेट से डिफर कर सको। और जो एक्टिव मैनेजमेंट है उसका पर्पस ये होता है कि बेंचमार्क के रिटर्न को आउट परफॉर्म करके मजीद वैल्यू एडिशन कर सके, वो आपके पोर्टफोलियो में ऐड वैल्यू कर सके। बट इट कम्स विद अ रिस्क। ये फिर स्ट्रैटेजी रिस्कियर भी होती है बिकॉज देयर इज अ चांस कि कहीं आपकी वैल्यू एडिशन के बजाय नेगेटिव में ना चली जाए। अमूमन देखा गया ये वाली स्ट्रैटेजी एक्टिव मैनेजमेंट ग्रोथ स्टॉक के लिए, ग्रोथ स्ट्रैटेजीज में या ग्रोथ स्टॉक में इन्वेस्टमेंट में ज्यादा फायदेमंद देखी गई। तो ग्रोथ स्ट्रैटेजीज ज्यादा फुलफिल करती हैं एक्टिव मैनेजमेंट को। अब लेट्स सपोज हम अगर ये डिस्कशन करते हैं कि सर रीजन क्या है या व्हाट शुड बी द रीजंस बिहाइंड या पर्पस बिहाइंड शिफ्टिंग फ्रॉम पैसिव टू एक्टिव, क्यों एक इंसान अट्रैक्ट हो फ्रॉम शिफ्टिंग टू पैसिव टू एक्टिव मैनेजमेंट। इसको भी दिमाग में हमने रखना है कि क्यों इंसान मुतासिर हो उस चीज से। अगर हम समझे भाई क्या रीजंस बन सकती है फ्रॉम टू शिफ्ट फ्रॉम पैसिव टू एक्टिव, भाई एक रीजन तो सिंपल है, कॉन्फिडेंस। अगर आपको अपने कॉन्फिडेंस इन योर मैनेजर, अगर आपको अपने पोर्टफोलियो मैनेजर, जो आपका मैनेजर है पोर्टफोलियो मैनेज कर रहा है, उसके स्किल्स एंड एबिलिटी पे कॉन्फिडेंस है ना, तो यस दैट कैन वन ऑफ द रीजन कि आप शिफ्ट कर सकते हो एक्टिव मैनेजमेंट की तरफ। बिकॉज यू बिलीव कि आपका जो मैनेजर है बड़ा नॉलेज रखता है, उनके एक्टिव मैनेजमेंट के लिए स्किल्स ऑफ मैनेजर इज वेरी इंपॉर्टेंट। नंबर टू, क्लाइंट प्रेफरेंस। क्लाइंट प्रेफरेंस, अगर क्लाइंट प्रेफरेंस कर रहा है टुवर्ड्स एक्टिव मैनेजर, उसको और रिटर्न चाहिए, उसको और पॉजिटिव रिटर्न्स चाहिए। बिकॉज अगर ज्यादा क्लाइंट्स नहीं होंगे एक्टिव मैनेजमेंट में तो आपके पास फंड्स ही नहीं होंगे। एक्टिव मैनेजमेंट के लिए फंड्स बहुत ज्यादा आपको चाहिए होते हैं ताकि आप फायदा उठा सको, डिविएशंस का, वेट्स का ओवरवेट कर सको आराम से, जब करने की जरूरत हो, अंडरवेट कर सको। तो उसके लिए फंड्स दरकार होते हैं और फंड्स आते हैं क्लाइंट से। जब क्लाइंट की प्रेफरेंसेस ही कम होगी तो आप एक्टिव मैनेजमेंट ज्यादा कर नहीं सकोगे। तो क्लाइंट की प्रेफरेंस ही मैटर करती है इस केस के लिए। जब आप क्लाइंट की प्रेफरेंस की वजह से इन्वेस्टमेंट एक्टिव मैनेजमेंट करो तो मैनेजर, जैसे कि आप मैनेजर बनोगे आगे जाके सीएफए बन के, तो आपको ख्याल रखना है कि उनकी एक्सपेक्टेशंस मीट कर सको। ऐसा ना हो उनकी थोड़ी सी भी एक्सपेक्टेशन जो थी वो आप मीट नहीं कर सके तो फौरन डिसअपॉइंट होंगे कि एक्टिव मैनेजमेंट है, वो पैसा ज्यादा लगा रहे हैं, वो कॉस्ट ज्यादा बेयर कर रहे हैं। फिर कभी कभी दिमाग में रखो, जो पॉपुलर स्ट्रैटेजीज होती है ना एक्टिव मैनेजमेंट की, वो इतनी पॉपुलर हो जाती हैं, हर कोई इस्तेमाल कर रहा होता है उनको, पॉपुलर स्ट्रैटेजीज को। तो फिर जितना ज्यादा ज्यादा कितना पैसा स्ट्रैटेजी के लिए लग चुका होता है, सब एनालिस्ट लगा रहे होते हैं, तो अब आप पैसा लगा रहे हो तो वो आपको वो आउटपुट नहीं दे रहा होता फिर, क्योंकि सभी लगा रहे हैं, सभी वो स्ट्रैटेजी यूज करें, तो आपका आउटपुट या एक्टिव रिटर्न या एक्सेस रिटर्न रिड्यूस होने लग जाता है, उतना ज्यादा मिल नहीं रहा होता। थर्ड, आप मेक श्योर करना है आपने कि must select an appropriate must select an appropriate benchmark जिसमें आपके इन्वेस्टर का इंटरेस्ट हो, ऐसा बेंचमार्क जिसमें ब्रॉड सिक्योरिटीज भी हो, ऐसा बेंचमार्क जिसमें सिक्योरिटीज की लिक्विडिटी भी अच्छी हो। ये भी चीज देखी जाती है। थर्ड, अगर मैंडेट ही
खुद क्लाइंट का मैंडेट ही ऐसा है कि मैंडेट ऑफ क्लाइंट ये है कि वो चाहता है आप कुछ स्पेसिफिक स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट करो, इन्वेस्ट इन स्पेसिफिक स्टॉक्स। तो अगेन एक्टिव मैनेजमेंट अच्छी है, वो भी एक रीजन है कि आप एक्टिव मैनेजमेंट में चले जाओ, क्योंकि स्पेसिफिक स्टॉक्स आपके पास लिमिटेशंस हैं। जैसे ये क्लाइंट ने बोला मेरा मैंडेट है ईएसजी इन्वेस्टिंग करो, एनवायरमेंटल सोशल गवर्नेंस स्टॉक्स में ही इन्वेस्टिंग करो। तो उस केस में पर एक्टिव अच्छा है कि आराम से आप ओवरवेट भी कर सकते हो, किसी स्टॉक्स को अंडरवेट भी कर सकते हो। तो एक्टिव ज्यादा आपको उसके अंदर रिटर्न्स दे सकेगा। तो ये आपको कुछ मैंने रीजंस बताई कि क्यों कोई इंसान यू नो विल मूव फ्रॉम पैसिव टू एक्टिव। बट रिमेंबर, एक्टिव रिस्क जो एक्टिव मैनेजमेंट, उसमें पोटेंशियल रिस्क होते हैं, पोटेंशियल रिस्क होते हैं जिसको आपने दिमाग में रखना है। जैसे कि सर क्या क्या होते हैं, उसमें से एक हो गया नंबर वन रेपुटेशनल रिस्क, आपकी फर्म के भी और आपके अपने भी। नंबर वन रेपुटेशनल रिस्क। देखो, एक डर रहता है एक्टिव मैनेजमेंट में, कहीं आप किसी पॉलिसी की किसी रूल की वायलेशन ना कर दो, या किसी जो इन्वेस्टमेंट पॉलिसी स्टेटमेंट बनी थी शुरू में, आप कहीं उसकी वायलेशन ना करते, बिकॉज आप ओवरवेट अंडरवेट्स के चक्कर में हो सकता है जल्दी से एक अपॉर्चुनिटी आपको दिखी और आपने सोचा नहीं, आपने गो थ्रू नहीं किया अपनी पॉलिसी स्टेटमेंट को, आपने फॉरन क्या कर दी, इन्वेस्टिंग कर दी। तो एक रिस्क रहता है, उससे आपकी रेपुटेशन क्या होगी, डिक्लाइन होगी। नंबर टू की पर्सन रिस्क। की पर्सन रिस्क की इसकी मिसाल दूंगा, बड़ा अच्छे समझ आ जाएगा। ये बिल्कुल वैसी रिस्क है कि रेस्टोरेंट में शेफ का रिस्क होता है। भाई एक रेस्टोरेंट में एक रिस्क तो होता है ना कि शेफ जिस दिन छोड़ के गया, रेस्टोरेंट का टेस्ट गिर जाएगा। तो शेफ का रिस्क है, इसी तरह यहाँ भी फर्म के ऊपर रिस्क होता है। या हो सकता है ये जो एक्टिव मैनेजमेंट के अच्छे रिटर्न्स जो आ रहे थे वो किसी खास एनालिस्ट या किसी खास पोर्टफोलियो मैनेजर की वजह से आ रहे थे, मिस्टर एक्स नाम है उसका। डर ये कल को उसको किसी और फर्म ने अच्छा रिवॉर्ड दिया, अच्छी हायरिंग दी, वो तो छोड़ के चला जाएगा उस फर्म में। तो एक रिस्क तो है कि उसकी वजह से हो सकता है आपके रिटर्न्स, एक्टिव रिटर्न्स गिर जाए, इन्वेस्टर घबरा जाए। तो उसको बोलते हैं की पर्सन रिस्क, कि कहीं की पर्सन छोड़ के ना चला जाए। थर्ड रिस्क होता है इसके अंदर हाई टर्न ओवर, हाई पोर्टफोलियो टर्न ओवर। कि पोर्टफोलियो में बार बार कोई शेयर्स बेचे जा रहे हैं या खरीदे जा रहे हैं, इसको हाई टर्न ओवर कहा जाता है। इससे एक तो ट्रांजैक्शन कॉस्ट बढ़ जाती है, तो ज्यादा कॉस्टली भी हो जाता है, साथ साथ टैक्स इम्प्लीकेशन भी आ जाती है कि किसी पे टैक्स फौरन देना पड़ा है, किसी पे कम देना पड़ा है। तो इन चीजों को भी दिमाग में रखना पड़ता है कि कहीं की टैक्स इम्प्लीकेशन बहुत ज्यादा ना आ जाए, कहीं ट्रांजैक्शन कॉस्ट बहुत ज्यादा ना बढ़ जाए। तो ये कुछ रिस्क भी होते हैं। सो वी आर डन विद दिस टॉपिक। वी हमने क्या किया, हमने थोड़ा ओवरव्यू लिया है कैसे इक्विटी पोर्टफोलियो मैनेजमेंट किस तरह से ऑपरेट करती है, कितने डिफरेंट स्टाइल्स होते हैं। तो एक ओवरव्यू लिया है हमने इस टॉपिक के अंदर। होप आपको मेक सेंस अबाउट दिस टॉपिक।